गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सारे? बढ़िया, मजे में। यार एक बात बताओ, तुम लोग 10 बजे केमिस्ट्री क्लास में भाग जाते हो, फिर तुम लोगों की बॉटनी क्लास अधूरी रह जाती है। ट्रम और एक्शन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एक्शन स्पेक्ट्रम, इन दोनों की हमने बात करी थी कल। तो कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको ये समझ में नहीं आया था? अगर दोबारा बात करनी है तो एक बार बता दो, नहीं तो फिर हम स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट पढ़ेंगे। प्रकाश संश्लेषण के उपकरण जो है हमारी हरित लाखों की संरचना। ठीक है, तो अवशोषण वर्णक्रम, स्पेक्ट्रम मतलब वर्णक्रम। ये क्या है आपका ऊपर वाला? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम मतलब अवशोषण वर्णक्रम, और एक्शन स्पेक्ट्रम मतलब आपका सक्रिय वर्णक्रम। इसके बारे में कल हम लोगों ने बात कर ली थी। तो कुछ बच्चे ऐसे थे जो चले गए थे, या फिर मतलब जिन्होंने नहीं ली थी क्लास, या फिर नहीं समझ में आया हो तो बता दो फटाफट। तो हम लोग बात कर लेते हैं इसकी, नहीं तो हम क्लोरोप्लास्ट की बात करेंगे सीधे। तो ये मुझे पता था, क्योंकि कल हम लोगों ने इसको 10 बजे बात की थी, तो भाग जाते हो आप लोग। भाई देखो, आज तो बता दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन फिर रोज का ऐसा नहीं होगा कि आप लोग 10 बजे चले जाएं तो आपकी जो 15 मिनट की क्लास छूटेगी फिर वो छूटेगी। ठीक है, वो फिर हम उसमें हेल्प आउट नहीं कर सकते आपको कि आप मतलब हम आपको बार बार एक, क्योंकि 15 मिनट तो फिर ऐसे हमारे चलता ही रहेगा कि इस बार 15 मिनट, कल की 15 मिनट क्लास में आज समझाऊं, आज के 15 मिनट की क्लास में आपको कल समझाऊं। दैट कैन नॉट बी पॉसिबल ना, वो नहीं हो सकता। थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। अवशोषण वर्णक्रम, और मैं इसलिए बोल रही हूँ इसको इसको इसलिए समझा रही हूँ, बाकी तो मैं निकल जाती आगे, मैं पढ़ जाती, पर ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, बच्चों को नहीं आता है समझ में, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा समझा रही हूँ। अवशोषण वर्णक्रम और सक्रिय वर्णक्रम क्या चीज होती है? अवशोषण वर्णक्रम नाम से समझ में आ रहा है, यानी कि अवशोषण। हम जानते हैं जो तरंग दैर्ध्य होती है वो कितने नैनोमीटर होती है? 390 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर तक होती है। ठीक है, जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होते हैं वो कितना एब्जॉर्ब करते हैं? 390 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर तक की जो लाइट होती है, जो वेवलेंथ होती है, जो तरंग दैर्ध्य होती है, उनको वो अवशोषित करते हैं। तो एक क्लोरोफिल मॉलिक्यूल में, या मैं एक क्लोरोप्लास्ट की बात करूं, तो एक क्लोरोप्लास्ट में कई तरीके के पिगमेंट होते हैं। ऐसा तो नहीं केवल एक पिगमेंट होता है, एक ही होता है, कई तरीके के होते हैं। तो सबकी अलग अलग अवशोषण क्षमता होती है। जैसे कि बात करूं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, हमने कई तरीके के पढ़े थे, पिगमेंट पढ़े थे। ठीक है, तो अब मैं बात करूं क्लोरोप्लास्ट में या क्लोरोफिल मॉलिक्यूल में हर तरह के पिगमेंट मौजूद हैं। अब अगर आपने क्लोरोफिल मॉलिक्यूल लिया, और क्लोरोफिल मॉलिक्यूल को लेने के बाद स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर क्या होता है इसके बारे में मैं कल बात कर चुकी हूँ, आज मैं बात नहीं कर रही हूँ। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, तो आपने क्या किया, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल लिया, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल को आपने क्या किया, क्यूबिट जो मैंने बताया था कल, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर उसमें डाला, और इसमें से आप अलग अलग वेवलेंथ की लाइट को क्या करते हैं, पास करते हैं, इसमें से गुजारते हैं। अलग अलग वेवलेंथ, कितनी वेवलेंथ हम जानते हैं? 390 से लेकर 700 नैनोमीटर तक की वेवलेंथ क्या करी आपने इसके अंदर से गुजारी। ठीक है, तो कि कौन सी वेवलेंथ को वो कितना एब्जॉर्ब कर रही है वो आपको स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में पता चल जाएगा, पता चल जाएगा। ठीक है, तो जैसे मान लो आपने 390 से लेकर 700 नैनोमीटर तक की आपने लाइट इसमें डाली है, और ये ऊपर दिखा रहा है एब्जॉर्प्शन पावर। ऊपर क्या दिखा रहा है? ये इसकी एब्जॉर्प्शन पावर या अवशोषण क्षमता इसकी दिखा रहा है। कोई भी, जैसे मान लो क्लोरोफिल है, क्लोरोप्लास्ट मान लो, मैंने क्लोरोफिल मैंने ले लिया, क्लोरोफिल कौन सा है? क्लोरोफिल ए मैंने ले लिया है। कई सारे पिगमेंट होते हैं, ए बी सी डी ई, मैंने कौन सा लिया है? ए लिया है। तो जब आपने इसको 390 से, 390 ना लेकर, मैं इतनी कम ना लेकर, मैं ले रही हूँ मान लो 420, कल मैंने यही बात करी थी आपसे। अलग अलग पिगमेंट होते हैं, क्योंकि एक क्लोरोप्लास्ट में कई तरीके के पिगमेंट होते हैं, और हर पिगमेंट की अवशोषण क्षमता क्या होती है? अलग अलग होती है। तो आप पूरे क्लोरोप्लास्ट की निकालेंगे तो पूरे क्लोरोप्लास्ट की एवरेज निकलेगी, जिसमें सभी मॉलिक्यूल शामिल होंगे, सभी पिगमेंट शामिल होंगे। और अगर आप एक एक पिगमेंट की अगर आप देखेंगे तो आपको हर एक पिगमेंट की भी एब्जॉर्प्शन क्षमता या एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, अवशोषण वर्णक्रम आपको मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ किसका बनाया है? क्लोरोफिल ए का मैंने लिया है, तो क्लोरोफिल ए के लिए मैंने क्या किया, क्लोरोफिल
ए को लिया, पिगमेंट को लिया, उसको विलायक में घोला, कोई भी विलायक हो सकता है। इसकी जो अवशोषण क्षमता होती है बच्चों, इसके विलायक पर भी निर्भर करती है। क्लोरोफिल ए की जो अवशोषण क्षमता है वो इसके विलायक पर भी निर्भर करती है कि कौन सा विलायक हम इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने ईथर लिया है, ठीक है, हमने इथाइल अल्कोहल लिया है, ठीक है, तो कौन सा हमने मॉलिक्यूल या कौन सा विलायक हमने लिया है, किस विलायक में हमने इस क्लोरोफिल ए को घोला है, ये भी निर्भर करता है। जैसे कि मान लो ईथर है, तो ईथर में सबसे अच्छा जो अवशोषण क्षमता ये जो देखने को मिलती है, जब हमने इसको ईथर में घोला, क्लोरोफिल ए को जब हमने ईथर में घोला है, तो घोलने के बाद जब हमने इसके अंदर से लाइट को गुजारा है, जब हम विजिबल लाइट जो है हमारी, जो अलग अलग वेवलेंथ की लाइट है, जब हमने इसके अंदर से पास ऑन करी है, तो हमने देखा कि 620 नैनोमीटर में, इस 620 नैनोमीटर में सबसे अच्छी अवशोषण क्षमता इसकी आई है। लेकिन उसी क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल को जब हमने इथाइल अल्कोहल विलायक में मिलाकर, इथाइल अल्कोहल विलायक में मिलाकर जब इसको पास ऑन किया, तो हमने देखा कि इसकी अवशोषण क्षमता कितनी रह गई, 480, यानी कि केवल 480 नैनोमीटर पर ही इसने बहुत अच्छी अवशोषण क्षमता अपनी दर्शाई है। तो बेसिकली क्या बात है, ये आपको बता रहा है कि कितने उस पर, कौन से उस पर आपकी अवशोषण क्षमता है। तो ये किस पर निर्भर करती है, आपके विलायक, जिस विलायक में आप इसको घोल रहे हैं उस पर भी आपकी अवशोषण क्षमता निर्भर करती है, ठीक है। अब जैसे क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है, तो मैं क्या बना रही हूँ, उसका स्पेक्ट्रम बना रही हूँ, तो ये देखो इस तरह से, ठीक है। तो जैसे मान लो ये 700 ना हो, तो यहाँ तक है 700, ये कुछ 620 ही है, 620, ठीक है। तो हमने इसको किस में बोला है, इधर में बोला, तो हमने ये देखा कि सबसे अच्छी अवशोषण क्षमता हमें किस पे मिली है, 620 पर मिली है। तो इस तरह से हर एक मॉलिक्यूल का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन क्षमता हम इसमें मेजर कर सकते हैं और हम इसमें बना सकते हैं। ये होता है अवशोषण वर्णक्रम, अवशोषण क्षमता या एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है। जैसे कि क्लोरोफिल ए है, तो क्लोरोफिल ए को जब किया गया तो देखा गया कि क्लोरोफिल ए द्वारा विबग्योर होता है कि नहीं होता, ये तो सबको ही पता होगा मेरे ख्याल से, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ठीक। तो जब इसको इसके अंदर से इसमें देखा गया, तो सबसे अच्छा ये किसमें एब्जॉर्ब कर रहा है, नीला और लाल। क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल में सबसे अच्छी जो लाइट एब्जॉर्ब हो रही है वो कौन सी हो रही है, ब्लू यानी कि नीली, और लाल रेड, ब्लू एंड रेड लाइट जो है सबसे अच्छी ये एब्जॉर्ब कर रहा है नीले और लाल क्षेत्र में, ठीक है। ग्रीन, येलो, ऑरेंज, इन सबको वो बहुत कम एब्जॉर्ब कर रहा है, कर तो रहा है लेकिन बहुत कम एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक। चलिए, तो ये तो बात होती है किसकी, अवशोषण वर्णक्रम की। ये बात मैंने आपको कल भी बताई है कि पत्तियां जो होती हैं वो हमें हरी क्यों दिखती हैं, हरे रंग को अवशोषित करने की वजह से या हरे रंग को परावर्तित करने की वजह से, हरे रंग को परावर्तित करने की वजह से। क्यों, क्योंकि पत्तियां हरे रंग को क्या कर देती हैं बच्चों, परावर्तित कर देती है, ठीक है, रिफ्लेक्ट कर देती है, हरे रंग को क्या कर देती है, रिफ्लेक्ट कर देती है। और रिफ्लेक्ट करने की वजह से ही, परावर्तित करने की वजह से पत्तियां कैसे दिखाई देती हैं, हमें हरे रंग की दिखाई देती है, ठीक। तो ये तो बात हो गई अवशोषण स्पेक्ट्रम की। अब बात करते हैं हम सक्रिय स्पेक्ट्रम की। अब सक्रिय वर्णक्रम, आधी हिंदी आधी इंग्लिश हो गई, सक्रिय स्पेक्ट्रम नहीं। चलिए, सक्रिय वर्णक्रम, एक्शन स्पेक्ट्रम की हम बात कर रहे हैं। तो सक्रिय वर्णक्रम या एक्शन स्पेक्ट्रम में जो लाइट होती है, जो लाइट होती है, जैसे मान लो अभी हम क्लोरोफिल ए ही लेके चल रहे हैं, हमने क्लोरोफिल ए लिया है। क्लोरोफिल ए लेने पर मेरे को ये समझ, हमें ये समझ में आया कि सबसे अच्छा जो एब्सॉर्प्शन होता है, सबसे अच्छा जो क्लोरोफिल ए के द्वारा अवशोषण होता है, वो नीले व लाल क्षेत्र में होता है, ठीक है। सबसे अच्छा अवशोषण कहाँ पे होता है, नीले व लाल क्षेत्र में होता है। जबकि इसका जो, और जो बाकी की जो होती है जैसे कि हरे रंग की और येलो रंग की, येलो को पीला, पीला रंग और नारंगी रंग, इन सब में ये कम अवशोषण होता है,
क्या केस बन सकता है बच्चों, ये हो सकता है कि मान लो क्लोरोफिल ए मैंने बताया, तो यहां पर तो मैंने क्या डाल दिया, इसकी वेवलेंथ जो होती है, और ऊपर डाल दी मैंने एक्शन स्पेक्ट्रम, यानी कि कितना एक्शन ये कर रही हैं और किस वेवलेंथ पर कर रही हैं। ये 420 से लेकर और 700 690 मैंने मान लिया, पूरा 700 से लेकर 690 मैंने मान लिया। तो 690 पे कौन सा होगा हमारा, लाल ही तो होगा, ऐसी तो बढ़ती है भाई। ऐसी बढ़ती है, यानी कि 690 पे कौन सा होगा, लाल क्षेत्र होगा। तो हो सकता है, मैंने मान लिया ये है कुछ 550, मान के चल रही हो ब्लू, तो ये मिल जाए हमें, जो हमें एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम मिला था, जो हमें अवशोषण वर्णक्रम मिला था क्लोरोफिल ए के लिए, वही वर्णक्रम, वैसा ही वर्णक्रम हमें सक्रिय के लिए भी मिल सकता है। ठीक है, कि मान लो इसने लाल को सबसे अच्छी तरह अवशोषित किया है और लाल पर ये क्रिया सबसे अच्छी तरह है, ठीक, और 690 यानी कि आपका जो लाल है, लाल क्षेत्र में इसने अच्छा एब्जॉर्ब किया है, अच्छा अवशोषण किया है, तो लाल में ही ये अच्छी क्रिया दर्शा रहा है। तो ये चीज हम लोगों ने बात कर ली, ये हो सकता है। पर लेकिन क्या दिक्कत क्या है कि ऐसा हो ये जरूरी नहीं है। ठीक है, ऐसा हो ये जरूरी नहीं है, हो सकता है कि इसने एब्जॉर्ब तो ब्लू और रेड रीजन में किया है, यानी कि नीले और लाल क्षेत्र में इसने सबसे अच्छा अवशोषण किया है, लेकिन हो सकता है जो ग्रीन, जो येलो, जो ऑरेंज इसने कम मात्रा में अवशोषित किया है, उस कम मात्रा में ही ये बहुत अच्छी क्रिया दर्शाए। क्रिया कौन सी होती है, जितनी भी पादपों में होती है, जैसे कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है, ठीक है, ऑक्सीजन के उत्पादन की क्रिया है, CO2 के संचलित होने की, या मैं कहती हूँ एसिमिलेट होने की, जुड़ने की क्रिया है। तो ये जो सारी क्रियाएं हैं, इन क्रियाओं की हम बात कर रहे हैं। तो हमने कहा क्लोरोफिल ए सबसे ज्यादा अवशोषण नीले और लाल क्षेत्र में करता है, तो नीले और लाल क्षेत्र में अवशोषण कर रहा है और नीले और लाल क्षेत्र में ये क्रिया दर्शाए, तो हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि जिसको जितना ज्यादा लिया उसी से उतनी ज्यादा क्रिया करें। पर लेकिन हमेशा हो ये जरूरी नहीं है। अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एक्शन स्पेक्ट्रम, अवशोषण वर्णक्रम और सक्रिय वर्णक्रम, ये दोनों अलग अलग हो सकते हैं। कि हरे, ये मान लो ये कौन सा रीजन है, हरा रीजन है, ठीक है, हरे रीजन जिसमें अवशोषण बहुत कम हुआ है, उस हरे रीजन में एक्शन यानी कि सक्रियता बहुत ज्यादा हो, और लाल रीजन जिसमें सबसे अच्छा एब्जॉर्प्शन हुआ है, सबसे अच्छा अवशोषण हुआ है, उसमें क्रिया बहुत कम हो। ये हो सकता है कि जरा सी ग्रीन लाइट, जो जरा सा हरा रीजन इसने एब्जॉर्ब किया है, उस जरा से हरे रीजन में, उस जरा से हरे रीजन में क्रिया बहुत अच्छी हो जाए, ये ऐसा हो सकता है। तो जरूरी नहीं है, कहने का मतलब यहाँ पे है कि अवशोषण स्पेक्ट्रम और सक्रिय स्पेक्ट्रम ये दोनों कैसे हों बच्चों, दोनों एक जैसे हों। ठीक है, अब बताइए आपको अवशोषण स्पेक्ट्रम, अवशोषण वर्णक्रम और सक्रिय वर्णक्रम ये समझ आया कि नहीं आया? क्लियर है ना बच्चों? चलिए, आगे बात करते हैं आज। अब संरचना, किसकी संरचना, क्लोरोप्लास्ट की, स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट की संरचना की अगर हम बात करें, तो क्लोरोप्लास्ट की संरचना में हम जानते हैं, आप लोग सेल बायोलॉजी में पढ़ के आए हैं, वैसे तो इतनी पढ़ाने की बताने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी मैं थोड़ी सी बात यहाँ कर लेती हूँ, क्योंकि आपकी बुक में दिया हुआ है इसलिए, बाकी तो इतनी जरूरत नहीं है, आप लोग फर्स्ट ईयर में बहुत अच्छे से। ठीक है, क्या है, क्लोरोप्लास्ट है, डबल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, इसके अंदर क्या पाए जाते हैं बच्चों, थाइलेकोइड्स।
क्या है ये थाइलेकॉइड्स। इन थाइलेकॉइड्स पर क्या मौजूद होते हैं, पिगमेंट्स। अगर मैं पादपों की बात कर रही हूँ, उच्च श्रेणी के मैं पादपों की बात कर रही हूँ, जैसे कि हायर प्लांट जो होते हैं, तो उसके अंदर तो पिगमेंट या क्लोरोप्लास्ट या थाइलेकॉइड्स कैसे होते हैं, क्लोरोप्लास्ट के अंदर मौजूद होते हैं। लेकिन अगर मैं निम्न कोटि के पादपों की बात करूँ, जैसे कि आपकी एल्गी, तो एल्गी के अंदर क्लोरोप्लास्ट जैसी कोई संरचना नहीं होती। इसके अंदर पिगमेंट्स ऐसे ही उसके कोशिका द्रव्य में या जीव द्रव्य में बिखरे हुए रहते हैं। ठीक है, एल्गी भी आपका प्रकाश संश्लेषित प्राणी है कि नहीं, है प्रकाश संश्लेषण होता है उसमें। थाइलेकॉइड्स होते हैं, थाइलेकॉइड्स एक के ऊपर एक जुड़े हुए रहते हैं। एक जो होता है ये थाइलेकॉइड्स है हमारा। ठीक, थाइलेकॉइड्स कैसे होते हैं बच्चों, एक के ऊपर एक होते हैं। अच्छा, इसके अंदर ये क्या भरा हुआ है, इसके कोशिका द्रव्य को क्या कहते हैं, जो कोशिका द्रव्य है इसको क्या कहते हैं, स्ट्रोमा। ठीक है, क्या कहते हैं इसके कोशिका द्रव्य को बच्चों, स्ट्रोमा। थाइलाकॉइड्स एक के ऊपर एक चट्टे की तरह, क्या कहते हैं, एक के ऊपर एक चट्टे की तरह जमे हुए रहते हैं, और इसको बोला जाता है ग्रेना। क्या बोला जाता है, ग्रेना। ग्रेना क्या है, प्लूरल है, बहुभाषी है, यानी कि बहुभाषी ही कहते हैं, प्लूरल। प्लूरल आपको समझ आता है। और जबकि ग्रेनम क्या है, सिंगुलर है, मतलब एक भाषी है। सिंगुलर फॉर्म क्या है इसकी, ग्रैनम। अगर एक की बात करेंगे तो ग्रैनम, और सबकी बात कर रहे हैं तो ग्रैना। तो ये जितने भी थाइलाकॉइड्स होते हैं एक के ऊपर एक चट्टे की तरह जमे रहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, ग्रैना। और ये इसमें केवल एक ग्रैना थोड़ी ना, एक थाइलाकॉइड थोड़ी ना, कई सारे ग्रैना है कि नहीं है। ये देखो ये भी क्या है, ग्रैना ही है। ठीक है, और ये जो ग्रैना होते हैं ये आपस में किससे जुड़े रहते हैं, इस तरह से किससे जुड़े रहते हैं, ये स्ट्रोमल थाइलेकॉइड। इसको क्या कहते हैं बच्चों, स्ट्रोमल थाइलेकॉइड। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, स्ट्रोमल थाइलेकॉइड। अच्छा, अगर आगे बात करें कि इसके अंदर और क्या मौजूद है, तो हम ये कहते हैं क्लोरोप्लास्ट क्या है, एक सेमी ऑटोनॉमस है। सेमी ऑटोनॉमस का मतलब क्या होता है, सेमी ऑटोनॉमस का मतलब होता है कि जो अपना प्रोटीन का फॉर्मेशन खुद कर सकता है। और हमारी बॉडी के अंदर या किसी के भी अंदर, पादपों की भी अगर मैं बात कर रही हूँ, तो पादपों के अंदर भी कौन कौन, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट ये दोनों कैसे होते हैं, सेमी ऑटोनॉमस होते हैं। ठीक है, दोनों के अंदर ही प्रोटीन का फॉर्मेशन, प्रोटीन का बनना, मतलब ये न्यूक्लियस पर तो निर्भर करते ही है। न्यूक्लियस के द्वारा सूचना आएगी तो प्रोटीन बनेगा, ये बात तो सच है। लेकिन कुछ हद तक इनके अंदर भी, क्योंकि डीएनए जो है वो मौजूद रहता है, तो इसलिए ये अपने आधे प्रोटीन खुद ही बना लेते हैं। इन्हें न्यूक्लियस से आने वाली सूचना का इतना इंतजार नहीं होता। ठीक है, किसके अंदर, आपके क्लोरोप्लास्ट के अंदर। आगे बात करें, स्ट्रोमल थाइलेकॉइड को और भी क्या कहते हैं बच्चों, फ्रैट। फ्रैट भी कहते हैं। ठीक है, इसे और क्या कहते हैं, फ्रैट भी कहते हैं। स्ट्रोमल थाइलेकॉइड को दो ग्रेना के मध्य इनको जोड़ने वाली संरचना होती है, क्या, स्ट्रोमल थाइलेकॉइड। ठीक, इसके बारे में और किसने प्रस्तावित किया था, आपके केल्विन ने। ठीक है, केल्विन ने प्रस्तावित किया था, और केल्विन ने क्या दिया था इसमें, केल्विन साइकिल दी थी। केल्विन ने क्या दी थी इसमें, केल्विन साइकिल। ये जो थाइलेकॉइड्स होते हैं बच्चों, ये जो थाइलेकॉइड्स मौजूद हैं, इन थाइलेकॉइड्स पर दो तंत्र मिलते हैं, क्या, फोटोसिस्टम फर्स्ट और फोटोसिस्टम सेकंड। जानते हैं इसके बारे में आप लोग,
फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकेंड, ठीक है, दो तंत्र इनमें मिलते हैं, फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकेंड। फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकेंड का क्या कार्य है ये मैं अभी आपको बताऊंगी जब हम इसके बारे में पढ़ेंगे, इनके बारे में फोटो फॉस्फोराइलेशन और फॉस्फोराइलेशन जब हम पढ़ते हैं तब मैं इसके बारे में आपसे बात करूंगी, तब वहां पर फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकेंड का क्या होता है, कार्य होता है। इनको प्रकाश निगम भी कहते हैं, ठीक। इसके अलावा और क्या होता है इसके अंदर, थाइलाकोइड्स आपके फ्लोरोप्लास्ट के अंदर ये जो दोनों फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकेंड होते हैं, ये प्रकाश संश्लेषण के, मैं ये कह सकती हूँ ये वो तंत्र हैं जो प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश संश्लेषी भाग को बताते हैं। अगर मैं इसमें बात करूं तो आपकी एक इसमें आएगा फोटोकेमिस्ट्री। फोटोकेमिस्ट्री, फोटोकेमिस्ट्री क्या है बच्चों, फोटोकेमिस्ट्री है, आप नाम से समझ रहे हैं, फोटो से फोटोन, ठीक है, और केमिस्ट्री से केमिकल रिएक्शन, ठीक है। फोटोकेमिस्ट्री में फोटो से फोटोन और केमिस्ट्री से केमिकल रिएक्शन हम बात कर रहे हैं, केमिकल रिएक्शन होती है। इसको बेसिकली बच्चों दो चरण में बांटा गया है, स्टेप फर्स्ट और स्टेप सेकेंड। मतलब आपकी जो पूरी प्रकाश संश्लेषण है, जो पूरा प्रकाश संश्लेषण है ये आपका क्या है, अगर फोटोकेमिस्ट्री को हम देखें तो हम ये कह सकते हैं प्रकाश रासायनिक फोटोकेमिस्ट्री, ठीक है। फोटोन और केमिस्ट्री केमिकल रिएक्शन, इसको दो चरण में बांटा गया। पूरी जो फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है वो एक प्रकाश रासायनिक प्रक्रिया है कि नहीं है भाई। आप देख लीजिए जितनी भी फोटोसिंथेसिस की प्रकाश संश्लेषण की जितनी भी रिएक्शन हो रही है, CO2 प्लस H2O का C6H12O6 में बदलना एक केमिकल रिएक्शन ही है। किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, ये लाइट की प्रेजेंस में, प्रकाश की प्रेजेंस में हो रहा है। तो इसको इसलिए हम टोटल क्या कहते हैं, फोटोकेमिस्ट्री। इस पूरी प्रक्रिया को दो भागों में बांट दिया गया है, दो चरण में बांट दिया गया है। स्टेप फर्स्ट ये होती है आपकी प्रकाश वाली प्रक्रिया जिसमें प्रकाश काम आता है, तो इसको हम कहते हैं फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, या इसको हम कहते हैं फोटो केमिकल रिएक्शन, ठीक है। जो स्टेप फर्स्ट है आपका, जो पहला चरण है, इसको हम क्या कहते हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शन या फोटोकेमिकल फेज। प्रकाश रासायनिक, फोटोकेमिकल फेज प्रकाश रासायनिक स्थिति, ठीक है। फोटोकेमिकल फेज क्या है, प्रकाश रासायनिक स्थिति, फोटोकेमिकल फेज। इसमें क्या होता है, इसमें पानी जल अपघटन, जल अपघटन, फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण के अंदर मेन जो लाइट का काम है बच्चों, हम ये कहते हैं जो बैक्टीरिया का फोटोसिंथेसिस होता है, बैक्टीरिया का प्रकाश संश्लेषण होता है, और उच्च पादपों में होने वाले प्रकाश संश्लेषण में क्या अंतर है, दोनों में अंतर ये होता है बच्चों कि बैक्टीरिया में होने वाले प्रकाश संश्लेषण में जो इलेक्ट्रॉन डोनर होता है वो वाटर यानी कि पानी नहीं होता, इसीलिए बैक्टीरिया में होने वाले प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन एज ए बाय प्रोडक्ट यानी कि एक समूह के रूप में नहीं बाहर निकलती है, वो केवल किस में बाहर निकलती है, आपके उच्च पादपों में। क्यों, क्योंकि उच्च पादपों के अंदर जल, आपका हाइड्रोजन डोनर क्या है, आपका पानी है, H2O वाटर है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको फोटोन की जरूरत पड़ रही है, जो आपको लाइट की जरूरत पड़ रही है, वो किसकी वजह से पड़ रही है, इसीलिए पड़ रही है क्योंकि हमें क्या करना है, पानी का अपघटन करना है, जल अपघटन करना है। वो केवल किसकी प्रेजेंस में हो सकता है, लाइट की प्रेजेंस में हो सकता है। तो हम ये कहते हैं कि प्रकाश संश्लेषण में जो पानी प्रकाश की सबसे ज्यादा जरूरत होती है वो कब होती है, जल अपघटन में। बात आ रही है ना समझ में, सबसे ज्यादा कब होती है, जल अपघटन में। तो हम ये कहते हैं स्टेप फर्स्ट क्या है, फोटोकेमिकल फेज है, प्रकाश रासायनिक स्थिति है, और इसमें क्या होता है, आपका जल अपघटन होता है यानी कि हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर इसके अंदर होता है। इसे हिल रिएक्शन भी कहते हैं, इसे हिल्स रिएक्शन भी कहते हैं बच्चों। क्यों कहते हैं इसे हिल्स रिएक्शन,
क्योंकि जल अपघटन के बारे में आप लोगों को कल पता है, मैंने आपको बताया था जल अपघटन के बारे में सबसे पहले किसने बताया है, हिल्स ने बताया है। क्लियर है? तो ये होता है स्टेप फर्स्ट। जबकि स्टेप सेकंड, चरण दूसरा कौन सा है, ये है आपका CO2 का एसिमिलेशन। क्या है ये आपका CO2 एसिमिलेशन। मतलब ये वो दूसरा चरण है जिसमें अब आपका CO2 जुड़ेगा। हम क्या कहते हैं, CO2 प्लस H2O ही तो कहते हैं, C6H12O6 बन रहा है। तो H2O का क्या काम है, वो तो स्टेप फर्स्ट में हो जाता है। अब स्टेप सेकंड में क्या होता है, CO2 का एसिमिलेशन, CO2 का जुड़ना जो होता है वो किसमें होता है आपका, स्टेप सेकंड, यानी कि चरण दूसरे में। CO2 का एसिमिलेशन का मतलब होता है स्थिरीकरण। ठीक है, CO2 एसिमिलेशन, CO2 का स्थिरीकरण, इसको ब्लैकमैन रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है, और भी, और क्या कहते हैं इसे, ब्लैकमैन की अभिक्रिया भी इसे कहते हैं। आ रही बात समझ में? ये लाइट रिएक्शन होती है बच्चों, और ये डार्क रिएक्शन होती है। डार्क रिएक्शन, डार्क अभिक्रिया। क्यों? क्योंकि पहली जो अभिक्रिया, पहला जो स्टेप है, स्टेप फर्स्ट, चरण पहला, इसके अंदर तो किसकी जरूरत होती है, हमें प्रकाश की जरूरत होती है। लेकिन CO2 के स्थिरीकरण के लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है, ये बिना प्रकाश के होती है ये अभिक्रिया। तो इसीलिए इस रिएक्शन को क्या कहते हैं हम, डार्क रिएक्शन। प्रकाश संश्लेषण सबने पढ़ा है, तो सबको पता है इसके बारे में, पता है कि नहीं है भाई, सबको पता है ना, इतना तो सब जानते हैं। छोटा मोटा ये जो भी हम पढ़ रहे हैं ये सब आप थोड़ा थोड़ा सब जानते हैं। एक्शन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जो भी हमने पढ़े, हो सकता है इसके बारे में आप लोग नहीं जानते हो, लेकिन क्लोरोप्लास्ट की संरचना, थाइलेकॉइड्स, ग्रेना, स्ट्रोमल थाइलेकॉइड, फोटोसिस्टम फर्स्ट, फोटोसिस्टम सेकंड, ठीक है। ये जो है आपका ब्लैकमैन रिएक्शन, दो डार्क रिएक्शन, जो CO2 का स्थिरीकरण होता है वो अप्रकाशीय स्थिति में होता है, यानी कि प्रकाश नहीं होगा, वो केवल तब होगा। तो ये सारी बातें आप लोगों ने कहीं ना कहीं 12th में पढ़ी है। ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं? आगे बात करें फिर, चलो, हो गया आधा घंटा।